बेड़ियां पे छजोते यार मौत की कसम गिरी मेरे बेटे का बच्चा अरे हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना। Sorry, man. Yes. Wait. सबसे पहले जी हाँ, ये जो तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों के बीच बीच में जो ऐसे दर्दनाक दृश्य थे जिनको बयां कर पाना मुश्किल है, जिनको देखते हुए आपके अंदर पीड़ा, गुस्सा, न जाने कितने जज्बात भर आते हैं, ये सब एक बार फिर इशारा कर रहे हैं कि घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश हुई है। कश्मीर के पहलगाम में कल शाम हुआ आतंकी हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बन गया। जी हां, 22 अप्रैल शायद ये दिन कोई ना भूल पाएगा। 28 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, टूरिस्ट थे। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई कश्मीर की खूबसूरती को देखने आया था, कोई दोस्तों संग आया था। न जाने कितने लम्हे कैद कर रहे थे लोग। यह हमला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि कश्मीर की जो दर्दनाक दास्तान रही है, जिससे उसे हाल फिलहाल कुछ वक्त से निजात मिली थी, उस खुशी को एक बार फिर से नजर लगाई गई है। उस खुशी में, उस रंग में जहर घोला गया है जिसे पिछले कुछ सालों में राहत मिली थी। मगर आतंक के आकाओं को जन्नत की ये खुशी ज़ाहिर रास नहीं आ रही थी। उन्होंने ये कायराना हरकत करते हुए मासूमों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम, मार्केट और अलग अलग हिस्सों से हमने आपको दिन भर तमाम तस्वीरें दिखाई। ज़रा ताज़ा हालात क्या हैं, दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां रही हैं, सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं और उस पर आज हम ज़रा चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी सोहेल की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए, ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहाँ पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन गंजा जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे उसके
पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको डेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरम वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, उसके जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरम वाली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी और ये कुछ वक्त पहले जो है वो हमारे सहयोगी ने भेजी है। जाहिर है पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं, बहुत सारे नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। सीसीएस की बैठक है शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर और लगातार उच्च स्तरीय बैठकें और हाई लेवल जो मॉनिटरिंग है वो लगातार जारी है। बाकी अपडेट हमने आपको दे दी। इन सब के बीच में अब चर्चा की मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मैं परिचय करा दूँ। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और इस तरह के मामलों पर अपनी पैनी निगाह रखने वाले अनुराग वर्मा सर जुड़ चुके हैं। अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। इसके साथ ही बरखत रहन है, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट। बरखा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड रोहित देव साहब जुड़े हुए हैं। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी शॉर्ट नोटिस पे अपना समय निकाला। रोहित सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इन दृश्यों को देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है और सबसे ज़्यादा शायद एक किसी भी तरह से आदमी संभल नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, क्या ऐसी प्लानिंग थी। और एक वक्त था जब होता था कि आतंक के छींटे बस शहर बदल जाता था और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वहां पर इकॉनमी बूस्ट हो रही थी, ट्रैवल टूरिज्म लौट रहा था, बहुत कुछ नया हो रहा था, युवाओं में उत्साह था। और शायद हमने जो तस्वीरें देखी कल आक्रोश के तौर पर, जो कश्मीरियत को सही मायने में बयां करती हैं, आम आवाम सड़कों पर उतरी और उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद ये तकलीफदेह है। पहली टिप्पणी सर आपकी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चर्चा पे कोई पॉलिटिकल टिप्पणी वाले नहीं रखे हैं। सबसे पहले आई थिंक हम तीनों की तरफ से जो दिवंगत आत्माएं उनको शांति और परिवार को ये स्ट्रेंथ मिले कि ये जो इनका लॉस है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमारे घटनाक्रम में फौज में ये होती रहती हैं फील्ड सर्विस में, बट इस तरह से निहत्तों पे वार करना कायर तरीके से ये पाकिस्तान को शोभा नहीं देता। बट मैं एक तरह से शहबाज शरीफ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे को ये मौका दिया है और हम इस मौके पे खरे उतरेंगे और आपको बताएंगे कि ये मौके आपके देश के लिए कितने खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आगे। इसको अलग रखते हुए मैं खाली 2-3 बात पे आप ही का जो आपने बयान किया है उसमें पहला तो ये है कि कश्मीर जो है ये शुरू से 1947 से इसी स्थिति में एक उबाल पे रखा गया है हमारे देश में पाकिस्तान के सहयोग से। और मुझे लगता है कि कुछ अंदरूनी ताकतें हमारे देश में हैं जो इसको सिमर करवा रही थी, इसको एक तरह से कायम रखा था एज अ इवेंट, एज अ स्ट्रगल फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। अब ये जो रूप है, ये रूप एक ही रूप है, ये टेररिज्म का रूप है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में जो मेरे जैसे लोग हैं, युवा हैं, उनसे ये मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि काफी समय हो गया है, अब अपनी हिस्ट्री को और फ्यूचर को एक अलग नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। हमारे देश के ऊपर जितने भी ये आघात और घात हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एक डीप और उसका जो डीप स्टेट जो स्पॉन्सरशिप मिडिल ईस्ट से रहा है और जो हमारे देश में जो लोग रहे हैं जो चंद टुकड़ों के लिए बिके हुए हैं,
इन तीनों का सामूहिक रूप से जो प्रकोप है हमारे देश पे 7 दशक से रहा है। अभी समय आ गया है। मैं समझता हूँ इस सरकार ने भी काफी काम किया, काफी अच्छा काम करते हुए कश्मीर की जो स्थिति है उसको थोड़ा और अच्छा किया पिछले 10 साल में। फौज ने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम किया है उधर, चाहे ऑप सद्भावना हो, चाहे बॉर्डर पे टेररिस्ट इंफ्यूजन को रोकना हो, चाहे अपने आवाम के साथ सहानुभूति के तौर पे प्रोजेक्ट्स करने हो, चाहे शिक्षा क्रम में उनको मिलाना हो अपने देश से। आपने काफी प्रोजेक्ट और मुहिम देखे हैं जो हमारी देश के सरकार और सेना ने किया है। मैं समझता हूं कि अभी ये समय आ गया है कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। आक्रोश को बयान करने का अब एक ही तरीका है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। वहां से जो भी मुहिम आती है हमारे देश के खिलाफ, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी, एंटी इंडिया, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट एक्टिविटी है। और उसके लिए इंडिया ने मिलिट्री, बी इकोनॉमिक, और इन दोनों को संभालने के लिए जियोपॉलिटिकल जो कूटनीति हमारी है वो एकदम सक्षम है। क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से, चाहे एमईए हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, और चाहे अपना होम मिनिस्ट्री हो, ये तीनों मिलकर देश के सिक्योरिटी में योगदान दे रहे हैं। चाहे आपने देखा हो किस तरह से एमईए और रक्षा मंत्रालय चीन के अगेंस्ट तिब्बत के मामले में खड़ा हुआ था, और किस तरह से हम अपने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए हमने फंडिंग कम की है सुषमा स्वराज जी के टाइम समय से लेके अभी तक। किस तरह से मिडिल ईस्ट में से जो काला पैसा आता था पाकिस्तान के पास इस्लामिक कैलिफेट के नाम पर, इसी की फ्रस्ट्रेशन रही है। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आप तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही होगी, तमाम डेवलपमेंट से आप गुजर रहे होंगे। इस घटना के बाद जिस प्रतिक्रिया का इंतजार है उसे कैसे देखा जाए? वो प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या होने वाला है? बहुत सारी बातें चल रही हैं, जरा हमें बताइए कि ये प्रतिक्रिया बहुत मुंहतोड़ होने वाली है, बहुत करारा जवाब मिलने वाला है। देखिए, मैं इस प्रतिक्रिया से पहले इसमें थोड़ा-सा मैं कमल साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊँगा। थोड़ा-सा पहले मैं थोड़ा समय लूँगा उसके, कि इस ये जो हमला, ये जो कायराना हमला जो निहत्थों के ऊपर किया गया है, इसकी इबारत कुछ दिनों पहले ही लिखी गई थी। इसकी पटकथा एक तरह से पाकिस्तान में बहुत कुछ ही 2-3 महीने, 4 महीने के भीतर लिखी गई। अगर आपको याद हो तो जो पाक आर्मी चीफ है असीम मुनीर, उनके खिलाफ उनके ही जो कैडर है, जो उनका ही जूनियर ऑफिसर्स हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट और कर्नल लेवल के लोग जो है, उन्होंने अविश्वास जताया था कि आपकी लीडरशिप में हमें विश्वास नहीं है और आप स्टेप डाउन करिए, नहीं तो हमें आपको डिथ्रोन करना पड़ेगा। ऐसी बातें वहां पे हुई। उसके बाद उन लोग वहां पे एक पाकिस्तान में जो वहां पे हमेशा एक परसेप्शन है कि वहां पे फौज सुप्रीम पावर है, पॉलिटिकल पावर, कोर्ट जो है वो सब सेकेंडरी और उनके पास या पावरलेस है। वहां फौज सबसे पावरफुल है। लेकिन जो फौज असीम मुनीर के नेतृत्व में जिस तरह से फौजों ने काम किया है, उसका नतीजा यह निकला कि वहां पे जनता जो है फौज से नफरत करने लगी। वहां पे आर्मी की पोस्ट के ऊपर निहत्थे लोग जो है पत्थरबाजियां करते हैं। इस तरह की जो हरकतें हुई, उससे आर्मी चीफ जो है बहुत ज्यादा विचलित थे। उनको कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि जिससे उनको ध्यान भटकाना था। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो बलोच वाला मामला हुआ कि जो ग्वादर में ट्रेन हाईजैक हुई, उसमें भी इनकी बहुत ज्यादा छीछालेदर हो गई कि वहां पे जो पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जवानों के साथ, बहुत सारे जो आर्मी से और साथ में साधारण लोगों के साथ भी जिस तरह हुआ, वो वहां पे पाकिस्तान के लोगों ने पसंद नहीं किया। और पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह से विश्व को ये बताने की कोशिश करी कि बीएलए जो है इररिलेवेंट है, लेकिन असलियत ये थी कि बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी को रेल हाईजैक मामले में नाको चने चबवा दिए थे। अब आप दूसरी एक मामला आता है कि ये समय क्यों चुना गया। देखिए, एक समय तो ये इसलिए चुना गया कि इस समय यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की यहाँ पे यात्रा चल रही है, और ऐसी ही, ये तो खैर आप पब्लिक डोमेन में ये बात सभी लोग जानते हैं कि 2000 में जब जो है बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, तो उस समय भी कश्मीर में सिखों को मारा गया था। तो ये कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने के लिए ये एक तरह से कदम था। और अभी
अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की एक कॉन्फ्रेंस को या उसको संबोधित करते हुए पाक आर्मी चीफ ने ये बोला था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, और उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करी थी कि कश्मीर की बात को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएं। तो इस समय पाकिस्तान आर्मी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि वो जो इंटरनल जो मामले हैं उससे ध्यान हटाने के लिए जो कश्मीर का मुद्दा है उसे दोबारा से गरमाया जाए। तभी बिल्कुल, आप बहुत अहम देखिएगा बात आपने पिछले कही है और ये डिस्टर्बेंस अपने आप में बताती है। बरखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस पहलू पर मैं बातचीत करना चाहता हूं आपसे वो ये कि चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जानती हैं कि जब स्थितियां सुधरती हैं तो सोशल इकोनॉमिक जो पूरा माहौल है वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। कश्मीर में हमने देखा कितना बड़ा डेंट कश्मीर के टूरिज्म के लिए, कितना बड़ा डेंट कश्मीर में फिर से स्थितियां पहले जैसे होना, जैसा हम कहते हैं कंट्रोल जेड वाली स्थिति बन गई है। क्या कैसे देखती हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जो निहत्थे लोगों को वहां मारा गया पहलगांव में। अब मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगी, हर एक आतंकवादी जो इसके पीछे है उसे बिना किसी रहम के ढूंढकर तुरंत खत्म किया जाए, ये ऐसी मेरी मांग है। ये उन सभी परिवारों की, एक पूरे देश की मांग है। ये जो पाकिस्तान का जो सुनियोजित एक जो आतंकवाद है जिसकी वजह से निहत्थे भाई बहन जो हमारे मर गए, मैंने वो वीडियोस देखी हैं जहां बच्चा रो रहा है, मैंने वो वीडियोस देखी हैं जहां पर लड़की जिसकी शादी अभी हुई है उसने अपना पति खो दिया। तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एक एक को, ये जो आतंक फैलाने वाले थे इनको एक एक को मार गिराना है, ये सबसे पहला हमारा काम है। अब आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो आपने पूछा है कि इकोनॉमी का क्या है। तो जो पर्यटन है वो बहुत गड़बड़ा जाता है ऐसे मामलों में। होटल, हाउस बोट आप देख रही है सब सूनी हो जाएंगी। एक डर, एक देखिए जो लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा, मैं कम से कम हजारों जगहों पे इसके ऊपर डिस्कस कर चुकी थी। कश्मीर टूरिज्म जो बढ़ रहा था बहुत अच्छा था, फंडिंग कम हो गई थी तो जो मैं कहूंगी कि वहां पर एंटी जो एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया के अगेंस्ट वो बंद हो गई थी, पत्थरबाजी बंद हो गई थी। जैसे ही ये फंडिंग का हमने संभाला था मोदी गवर्नमेंट ने तो बड़ा सुधार आया था। कश्मीर में जो लड़के रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, वो कम से कम कुछ ना कुछ कर रहे थे, प्रोडक्टिव कर रहे थे, अच्छे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही थी। और यहां तक कि विपक्ष के लीडर्स आप देखिए वो वहां जा करके वहां पे घूम फिर रहे थे, फोटो ऑप करा रहे थे। तो मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। और इसमें कोई षड्यंत्र भी मुझे दिखता है कि जब इतना खुशनुमा माहौल हो रहा था और कश्मीर की बहुत अच्छी एक टूरिज्म बढ़ रही थी और उससे सारा देश खुश था कि कश्मीर इकोनॉमी में बढ़ेगा तो सारे देश को गर्व होता है। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हो गया, अहम बात कही और शायद हमें फिर से मैसेज देना होगा। शायद ये बड़ा मुश्किल जरूर होगा, चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन शायद स्थितियों को सामान्य करने के लिए पूरी तरह से 360 डिग्री काम करना होगा। शायद बतौर नागरिक का और कश्मीरी आवाम के तौर पे भी हमें और ज्यादा इच्छा शक्ति दिखानी होगी। हम कश्मीर से वहां के टूरिज्म एक्सपर्ट हैं शाहनवाज शाह साहब, उनकी क्या पीड़ा है जरा वो सुन लेते हैं। देखिए, जो रिपरकशंस वो तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगी, लेकिन वी फील दैट एज टूरिज्म फ्रेटर्निटी के जो हमारी कंट्री हमारे साथ है, कश्मीर उनके साथ है। जिस तरह से कश्मीरी इस वक्त कश्मीरी हर घर रो रहा है, इस दुख में शरीक है, इसी तरह पूरी कंट्री भी उदास है। तो इस दुख में न हम कंट्री से बाहर हैं तो हमारी कंट्री भी हमारा बैकअप करेगी, बट इकोनॉमिकली डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कैंसिलेशंस, देयर आर क्वायरीज फॉर द कैंसिलेशंस। एंड जिस तरह से जिस उत्साह से हमारा टूरिज्म सेक्टर अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो फ्लो था, जो फुटफॉल हो रहा था, टचवुड हम ये ज्यादा एक्सपोज भी नहीं कर रहे थे कि इतना हिस्टोरिकल ये जो फुटफॉल हो रहा था, लाइक लास्ट ईयर्स ऑल्सो एंड दिस ईयर वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। और इससे जो है इकोनॉमिकली हमारा युवा जो है, जो हमारा बेरोजगार नौजवान,
चाहे शिकारे वाला हो, चाहे होटेलियर हो, छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, स्ट्रीट वेंडर हो, या चाहे वो घोड़े वाला हो पहलगाम का, गुलमर्ग का और अदर डेस्टिनेशंस ऑफ द वैली, दे वर जस्ट अर्निंग देयर लाइवलीहुड। वो अपना रोटी रोजी कमा रहे थे। एंड इससे बरहाई रास्त हमारी सर्वाइवल जो नीड्स थे उन पे असर पड़ेगा, हमारे गरीब आवाम पे असर पड़ेगा, हमारे होटलियर, शिकारा वाला एंड जो भी अलाइड सेक्टर्स ऑफ टूरिज्म जो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहे थे उन पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैंसलेशन। इट विल टेक टाइम टू चेंज द परसेप्शन अबाउट कश्मीर। जो अभी परसेप्शन जा रहा था कश्मीर के इट्स अ सेफेस्ट डेस्टिनेशन, एंड पूरा रात के 12 बजे 1 बजे तक हमारा टूरिस्ट, हमारे मेहमान, हमारे हर जगह, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग है, एंड ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा कमी हो जाएगी। बट वी आर श्योर कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या उनका मोरल जो है, हमारी कंट्री इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बैंक, और उसको लेके वी आर नॉट दैट वी आर डेफिनेटली होपफुल कि फिर ठीक हो जाएंगे हालात, बिकॉज ये तो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है हमारा कश्मीर, और आई एम श्योर दैट हमारे जो देशवासी हैं फिर कनेक्ट करेंगे, फिर आ जाएंगे और इन ताकतों को, इन नेगेटिव फोर्सेस को जवाब दे देंगे। बिल्कुल, और वाकई ये हमारी स्पिरिट है और इसे हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाना होगा और इन सारी चीज़ों को बदलना होगा। बरखा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो ट्रस्ट है ना, बहुत मुश्किल से बिल्ड हुआ था। अब ये जो षड्यंत्र रचा गया है, जिसको मैं षड्यंत्र ही कहूंगी, ये सुनियोजित एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से कश्मीर में फिर ये इस तरीके का अनरेस्ट क्रिएट करा जाए, भारत में अनरेस्ट क्रिएट करा जाए। लेकिन ये अब दोबारा बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, और जो इकोनॉमी में इतना बूस्ट आया था उसे भी दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर महिलाओं के लिए देखें कितनी असुरक्षा का माहौल हो गया है, कैसे वो सोच सकती है। ट्रैवल प्लान, मेरा खुद का ट्रैवल प्लान था, मैं वाराणसी में थी, वाराणसी से मैं जा रही थी कश्मीर, लेकिन मैंने उसे खुद ड्रॉप किया। मेरा पूरा परिवार जा रहा था लेकिन हम सब ने उसे ड्रॉप कर दिया। तो कैंसिलेशंस कितने बढ़ गए, आप देखिए कितने लोगों ने इसको आगे आने वाले टाइम में, जिन्होंने भी गर्मी की छुट्टियां वहां बितानी थी, उन सब ने इसे कैंसिल कर दिया। तो बहुत बहुत रॉन्ग मैसेज अभी जा रहा है, और इसे सुधार करने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम बातें से तो नहीं काम होगा। हाँ, अगर हम इन आतंकवादियों को मार गिराते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं धर्म के नाम पर, जो इन्होंने ये किलिंग करी है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर नहीं असर भी दिख रहा है, और तो इतने कम वक्त में तमाम तस्वीरें, स्केचेस का सामने आ जाना, कई आतंकियों को डिटेन कर लेना और बहुत सारे एक्शन प्लान, और अभी हमें जो है लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग्स में जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसका भी इंतजार करना होगा। अनुराग सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे कि एक इस बार जो चीज सबसे अहम थी वो ये जो बता भी रहे थे शाहनवाज जी भी, कि आम जो कश्मीरी है वो हर घर रो रहा है, और ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पैगाम है उन आतंकियों को। उसके बावजूद जो बरखा कह रही हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग या कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो जाना, ये मतलब बहुत बड़े एक्शन प्लान की आवश्यकता होगी। मतलब जिन्होंने शायद हाल फिलहाल दिलचस्पी दिखाई होगी, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्रियलिस्ट की, मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट्स की, मैं बात कर रहा हूं जो भी वहां पर संभावनाएं देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो विश्वास खोया है, जो लोगों ने, आम लोगों ने, हमने, आपने जो खोया है, वो बिल्ड होने में टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, एक चीज और भी है, मैं उसको थोड़ा सा बिजनेस एंगल से थोड़ा सा डाइवर्ट करके थोड़ा राजनीतिक एंगल पे भी लेना चाहता हूँ। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उसकी इच्छा शक्ति में आप कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने पहले भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद बालाकोट किया, बालाकोट के बाद आपको 5-6 साल शांति मिली। अब ये शायद इस बार उनकी भी अपनी इंटरनल जो हालत है उसको देखते हुए उन्होंने ये जो कदम उठाया है, इसका जिस तरह का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, ये याद रखेंगे हमेशा कि इन्होंने ये गलती
की क्या है और किस तरह से ये इसको भुगतेंगे। आपको मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव में थे। वो ये था कि जो उनकी सऊदी अरब की ट्रिप थी वो उनकी कैपिटल ना होके वो जो है वहां पे जो मक्का मदीना का जो एंट्री पॉइंट है वहां पे वो गए, जिद्दा गए। तो वो एक मैसेजिंग थी कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को किस तरह से मेन जो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है उसमें लाना चाहते हैं, वो आर्थिक सशक्तिकरण के प्रक्रिया में उनको ऐड बस समय करना कम है, चाहते इसलिए हैं। मैं तो इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन अनुराग सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि शायद ये जो प्लानिंग रही है जिसकी टाइमलाइन भी साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये प्लानिंग कहीं ना कहीं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और उस टाइमिंग में देखिए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहाँ थे और इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा था, और जिस तरह से बहुत सारे एक परसेप्शन बदलने की कोशिश हो रही थी, उन सब के बीच में इस आतंकी हमले ने बहुत कुछ पर नुकसान पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा और आगे बढ़े और हम बातें कर सकें, लेकिन समय सीमा है। लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही सर। जैसा मैं चाह रहा था कि हम एक इंफॉर्मेशन दें, बताएं कि स्थितियां क्या हैं, और क्रिटिकल भी जहां होना था वहां हम क्रिटिकल हुए। शुक्रिया करेंगे अनुराग सर, शुक्रिया करेंगे बरखा मैम। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल रोहित देव जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम शामिल करेंगे। और इस हमले में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके लिए हमारी प्रति संवेदना, हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन कोई भी जो बात होती है वो इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती, उसकी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती है। जानता हूँ इस मौके पर ये बड़ी बातें कहना मेरे लिए आसान है, लेकिन पीड़ादायक स्थितियों में भी हमने करारा प्रहार किया है और हम करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। बेड़ियां पे छूटे यार, मौत ही कसम से अरे बंदे का बच्चा अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए। आओ। कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना। Sorry, man. Yes. Wait.